सबसे पहला अहाँ सब गोटे के आजुक सम्मान समारोह में जन कल्याण युवा एकता संघ के तरफ से स्वागत है, अभिनंदन है। और हमरा सबके उत्साहवर्धन के लिए जे अपन गरिमामय उपस्थिति दिला है माननीय श्री सुरेश कामत जी और अपन ओजस्वी तेजस्वी विचार से युवा सबके हृदय में क्रांति के विचार उत्पन्न करे वाला माननीय श्री अमरनाथ नायक जी ये अपन दुनू गोटे गरिमामय उपस्थिति से हमरा सबके अनुग्रहित कर रहल छथि। तो जन कल्याण युवा एकता संघ के तरफ से बतौर अध्यक्ष हम दुनू गोटे के दुनू गोटे संयोग से हमारे गुरुदेव सेहो रहला हन, तो दुनू गोटे के हम चरणवंदन करै छी, प्रणाम करै छी। आजुक जे सम्मान समारोह अछि, सम्मान समारोह में जे जतेक प्रतिभागी छी या जे भाग लऽ रहल छी हुनका सबके सूचना अछि जे हमरा सबके जन कल्याण युवा एकता संघ के किछु विचार भेल जे जतेक गामक विद्यार्थी व छात्र छात्रा एहि बेर मैट्रिक एग्जाम व इंटरमीडिएट परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण कला है उनका सब गोटे के जन कल्याण युवा एकता संघ के तरफ से सम्मानित किया जाए। ये विचार हमारा संघ में सर्वसम्मति से पास हो गए। तत्पश्चात हम सब एक छोट सन प्रयास एक तुच्छ प्रयास अहाँ सबके लिए केलहुँ यऽ और अहाँ सब अपन उपस्थिति दऽ कऽ हमरा सबके हृदय के जे गदगद केलहुँ हन एहि के लिए हम अहाँ सबके एक बेर पुनः कोटि कोटि धन्यवाद दै छी और अहाँ सबके स्वागत सम्मान समारोह में अभिनंदन एक बेर पुनः अछि। हम जन कल्याण युवा एकता संघ के बारे में अहाँ सबके किछु जानकारी दऽ दी। ये जन कल्याण युवा एकता संघ एहि गामक एक सामाजिक संस्था अछि। ये सामाजिक संस्था के स्थापना हम सब मिलकर और ग्रामीणक सहयोग से सबगोटे के सहयोग से 2020 में केलहुँ। हमरा सबके ई संस्था अखन अपन नवनिर्माण के दौर में अछि और ई संस्था समाज कल्याण के लिए जेना अहाँ सब नाम देख रहल छी जन कल्याण, तो जन कल्याण समाज से ऊपर सेहो भऽ जाइत अछि। तो ई जन कल्याण युवा एकता संघ संपूर्ण समाज के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए और इंसानियतक लिए काम कऽ रहल अछि। समाजक केना उत्थान हेतै, केना समाज में पढ़य वाला बच्चा सब जे छथि हुनका सबक उत्साहवर्धन केना हेतै, वो सब अपन दिशा के केना प्राप्त करता, हुनकर मार्ग कतौ भटक नहीं जाए, एहि सब लऽ कऽ खास कऽ के शिक्षा पर हमरा सबक विशेष जोर अछि। और समाज में जे जतऽ कतौ सहायता के जरूरत महसूस होइत अछि ओहि जगह हम सब सहायता सेहो कऽ रहल छी। सहायता क्रम में हम सब पहले कहलहुँ यऽ जे हमरा सबके संस्था अखन निर्माण के दौर में अछि, लेकिन निर्माण के संगे संगे हम सब ई सामाजिक काम सेहो केलहुँ यऽ। तो ओहि सामाजिक काम के हम चाहै छी जहाँ सबके बीच राखी। निर्माण के संगे जही संस्था के निर्माण भऽ गेल तो संस्था के संक्षिप्त परिचय जे अहाँ के संचालक छथि माननीय श्री सुजीत मंडल जी अहाँ के देलथि। लेकिन हम
बतौर अध्यक्ष जन कल्याण युवा एकता संघ अहाँ सबके संपूर्ण जानकारी दऽ रहल छी जे जन कल्याण युवा एकता संघ जे अछि एकर किछु मेंबर जे मेंबर अहाँ लग छथि सदस्य अहाँ लग उपस्थित छथि तिनका अहाँ रूबरू भऽ गेलहुँ तिनकासँ बाँकी आओरो सदस्य छथि जिनकर नाम हम भूलऽ नहि चाहै छी। हम चाहै छी जे चूँकि रिकॉर्डिंगमे सब किछु आबि रहल अछि तऽ हुनको सभक नाम निश्चित रूपसँ एहिमे लेल जाइत। एहिमे जे जुड़ल छथि बाँकी गोटे जे छथि ओ छथि श्री शिवलाल मंडल जी जे हमरा सबके संस्थाके परामर्शिक रूपमे छथि। श्री सुरेंद्र कामत जी छथि ओहो परामर्शी के तौर पर छथि और श्री सुनील मंडल जी अछि जे हमरा सबक संस्थाके मीडिया प्रभारी छथि ओ हमरा संस्था से जुड़ल छथि और खुशीलाल मंडल अछि ओहो हमरा संस्था से जुड़ल छथि। बाकी गोटे के नाम सुजीत जी लेवे कला हन इहो सब गोटे एहि संस्था से जुड़ल छथि आ सब गोटे हम मिल कऽ एहि संस्था के प्रयास से ग्रामीणक उत्थान के लिए समाजक उत्थान के लिए प्रयासरत छी। तो प्रयासक क्रम में हम सब सबसे पहले जे किछु काम केलहुँ तऽ हम सब अपने गामक जे सदा टोला अछि गामक पुवारी कात जे सदा टोला अछि जकरा उसरी टोल कहै छियै ओहि टोल पर हम सब ई सामाजिक प्रयास के तहत 0 से लऽ कऽ आ 2 वर्षक बच्चा छल ओहि बच्चा सबके वस्त्र भेंट केलहुँ चूँकि हमरा अपना महसूस भेल जे सामाजिक सहायता के जरूरत होतऽ जतऽ कोई चीज के जरूरी हो तो हम ई सोच कऽ सबसे पहले अपन सामाजिक काम कोई वह टोल पर केलहुँ और लगभग 50टा बच्चा के हम सब छोट छोट बच्चा के जे बच्चा के वस्त्रक बहुत बेसी जरूरी छल और ठंडी के समय छल तो ओहि बच्चा सबके हम सब वस्त्र भेंट केलहुँ। तकर बाद अपना गाम में सेहो किछु काम केलहुँ जे जरूरतमंद छलाह नाम उल्लेख केनाइ हम जरूरी नहीं बुझै छी क्या तो हम ये सोचै छी जे केओ व्यक्ति अगर हमर किछु भेंट स्वीकार केला हन तो हुनके एहसान हमरा पर छै न कि हम हुनका किछु करिए। हमर ई सोचै छै हमरा संस्था के ई सोचै छै तो नाम उल्लेख केनाइ हम जरूरी नहीं बुझै छी। एहि गामों में अपना जे टोल अछि अपन जे गाम अछि इहो गाम में हम घुमि कऽ ठंडिये के समय में हमर संस्था के तरफ से कंबल वितरण सेहो कयल गेल अछि और एहि सामाजिक उत्थानक क्रम में अहाँ सबक बीच छोट सन समान समारोह संग प्रस्तुत छी। तऽ अहाँ सब देख लियौ जन कल्याण युवा एकता संघ के जे बैनर अछि ओहि बैनर पर जे हमर संस्था के स्लोगन अछि जे नारा अछि ओ नारा थिक युवा जागो जग जागेगा। दोनों साइड में अहाँ सब देख सकै छी युवा जागो जग जागेगा। आइ तक इतिहास साक्षी अछि जे आइ तक जतेक क्रांति भेल हन या जतेक सामाजिक परिवर्तन भेल हन या जतेक विप्लव आयल हन वो चाहे एक सकारात्मक हो वा एहि परिप्रेक्ष्य में हो वो तमाम क्रांति के सूत्रधार तमाम परिवर्तनक सूत्रधार केवल और केवल युवा थी। और अहाँ सब 10वीं उत्तीर्ण केलहुँ उत्तीर्ण केला के बाद आब अहाँ सब कॉलेजक विद्यार्थी थी। इंटर केला के बाद 10वीं केला के बाद अहाँ सब इंटर में जायब तो अहाँ सब कॉलेज के विद्यार्थी छी। आब अहाँ सब पूर्ण रूपे युवा छी। आब अहाँ सब अपना देशक समाजक राष्ट्रक लेल नवनिर्माणक लेल एकटा सही राष्ट्र एकटा सही समाज पुनः निर्माण हैत एहि सब के बारे में अहाँ सब आब सोचि सकै छी। तऽ युवा जागो जग जागेगा ये हमारा संस्था के स्लोगन अछि मुख्य स्लोगन अछि। अहाँ देख लियौ इतिहास उठा कर चाहे भगत सिंह होइत और संपूर्ण दुनिया में हिंदू धर्मक जे पुनरुत्थान केला ओ श्री स्वामी विवेकानंद जी युवे छलाह और उनके लिए हम सब
युवा दिवस सेहो मनाबै छी, अहाँ सबके जानकारी में हैत। तो विशेष तौर पर हम सब युवा पर केंद्रित रहै छी जे हुनका सभक उत्थान केना हेतै, हुनकर दिशा कोना नीक हेतै, ओ जीवन में आगे केना बढ़ता, एहि सभक लेल हम सब समर्पित रहै छी और एहि क्रम एकटा छोट प्रयास कऽ रहल छी। तऽ हमरा जे किछु प्रयास केलहुँ यऽ, सुजीत जी आ प्रदीप जी दूटा जे मुख्य कोचिंग हमरा गाम में चल रहल अछि, हुनका सबसँ हम सहयोग लेलहुँ जे अहाँ सब लग कतेक बच्चा अछि, चूँकि हमरा जानकारी में तऽ नहीं छल जे हमरा गाम में कतेक बच्चा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण निकला हन या केली हन। हिनका सभक सहयोग से हमरा लग सूची प्राप्त भऽ गेल। आब सूची प्राप्त भेला के बाद अहाँ सबके हम एकटा कुछ भेंट देबऽ जा रहल छी। हालांकि हमरा सबक जे गुरुदेव छथि माननीय श्री सुरेश कामत जी हमरा सजेस्ट केला जे डॉक्टर अम्बेडकर के जीवनी जो भेट जाए तऽ अति उत्तम। हम प्रयास केलहुँ, मुदा ओ जतेक हमरा चाही ओतेक मात्रा में उपलब्ध नहीं भऽ सकल। तहन आजुक जे वर्तमान परिदृश्य अछि और जे प्रतियोगिता के दौड़ अछि, एहि दौड़ में जे देख रहल छियै ओहिना गवर्नमेंट जॉबक जे कमी अछि ओ अहाँ सब गोटे जानिए रहल छी और प्रतिस्पर्धा एतेक तीक्ष्ण अछि, एतेक कठोर अछि, एतेक दुर्लभ अछि, जाहि पर सफलता प्राप्त केनाइ बहुत मुश्किल अछि। लेकिन जो अहाँ सबक जज्बा जुनून कायम रहत, सफलता के और कदम बढ़ेबाक लेल अहाँ सोचि रहल छी, अहाँ निश्चित रूप से सफल हैब, अहाँ के क्यों रोकि नहीं सकैत अछि। केवल एकटा संकल्प करे के देरी अछि। अहाँ सब गोटे समझ निवेदन अछि, नम्र निवेदन अछि, छात्रा सब सेहो छथिन, केवल एकटा संकल्प मात्र अहाँ के बदल सकैत अछि, एकटा संकल्प मात्र। एकटा कवि के बहुत सुंदर लाइन अछि, ओहि लाइन के हम उल्लेख करऽ चाहब। वो लाइन ई थिक जे कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होगा, सुराग गोल छिद्र, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होगा, जरा एक पत्थर तबीयत से उछालो तो यार। बस एक बेर अहाँ सब तबीयत से, दिल से, पूरे जोश जुनून के साथ एक बेर अहाँ सब संकल्प लऽ लिअ जे हम देशक एकटा जागरूक नागरिक बनब, एकटा सफल युवा बनब, एकटा सफल समाजक निर्माण करब। एकटा संकल्प मात्र अहाँ सबक कमी अछि। अहाँ सब में बहुत जोश जुनून अछि, बहुत श्रम केलहुँ यऽ, परिश्रम केलहुँ यऽ, तकर बाद आइ लाखों युवा के बीच में अहाँ सब प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण केलहुँ यऽ। एहि के लेल अहाँ सबके हम पुनः कोटि कोटि प्रशंसा करै छी जे अहाँ सब कतेको बच्चा लगभग 16-17 लाख बच्चा मैट्रिक एग्जाम में बैठला, लेकिन प्रथम श्रेणी से किछु बच्चा उत्तीर्ण केने हेता। अहाँ सब में तऽ निश्चित रूप से किछु ने किछु खासियत अछि, ई बात तो हम सब जानि रहल छी, मानि रहल छी, अहाँ सब बात के देखा रहल छी। तो भीड़ से अहाँ सब अलग जरूर छी। अहाँ सब कतेक अलग जायब तऽ अहाँ के भविष्य बतायत, लेकिन अहाँ सबक सुंदर भविष्य के लेल, उज्जवल भविष्य के लेल हम सब सदैव अहाँ सबक संग छी। अहाँ सबके जतऽ कतऽ हमरा सबक जरूरी महसूस हुआ, अहाँ निश्चित रूप से हमरा सबक मदद लऽ सकै छी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, व सामाजिक कल्याण के लिए हो, या और कोनो क्षेत्र में। ओहि क्षेत्र में हम सब अहाँ के लेल सदैव अहाँ सब संग ठाढ़ छी। तऽ एकटा संकल्प अहाँ सब निश्चित रूप से कऽ लिअ, एकटा जीवन के नवीन दिशा अहाँ सब जरूर दिअ जे हम जीवन में किछु जरूर करब, और एकटा संकल्प अहाँ के बदलि सकैत अछि। कहावत छै
आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। ये बात के बुझे छी ना, ये बात के अनुभव कर रहल छी ना। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। अब बात बिल्कुल सही है। पिछले काल के अहाँ एकटा उदाहरण दऽ रहल छी। अहाँ के भूख नहीं लागल अछि, अहाँ के पेट भरल अछि, लेकिन जब किछु बढ़िया व्यंजन अहाँ के सामने में प्रस्तुत कर देल जाए, अहाँ के चूल्हा जागृत हो जाइए। अहाँ के सुधा, अहाँ के भूख स्वतः जागृत हुई है। कहबाक तात्पर्य हमर ई अछि जे एकटा नवीन संकल्प, एकटा सोचै मात्र छ, एकटा विचार केला मात्र से अहाँ अपन दिशा के बदल सकैत छी। जो अहाँ के चिंतन सही अछि, जो अहाँ के मनन सही अछि, तो अहाँ के जीवन नवीन दिशा में, सही दिशा में जरूर जाए। जो अहाँ के चिंतन विकृत अछि, तब सफलता के मार्ग थोड़े कठिन हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपन चिंतन के सही अहाँ सब जरूर राखब, सही दिशा में राखब। और चिंतन अहाँ के सही रहला से, विचार अहाँ के सही रहला से, और अहाँ के संग जे एकटा ठोस संकल्प अछि, ओहि संकल्प के जो अहाँ बांधि के राखै छी, तो अहाँ निश्चित रूप से अपन सफलता के प्राप्त करब और जीवन में आगे बढ़ब। अहाँ के सफलता भेटला से एहि समाजो के किछु प्राप्त हेतै, है ना। हम सब गोटे समाज के ऋणी छी। या समाज में पैदा भेलहुँ हन, या समाज में हमर जीवन व्यतीत हो जाएत, लेकिन एकटा जागरूक युवा के तौर पर, है ना, एकटा जागरूक युवा के तौर पर, एकटा शिक्षित युवा के तौर पर हमरा सबक ई सामाजिक दायित्व रहैत अछि जे हम एहि समाजक लेल की केलहुँ। ये हमारा सबक दायित्व अछि। केवल अपने भर तक सीमित रही एकटा शिक्षित युवा के कर्तव्य नहीं थिक। अहाँ के सफलता से अहाँ के समाज से प्रेरित हेता, अहाँ के परिवार से प्रेरित हेता, अहाँ के समाज के सेहो किछु भेटतै, अहाँ के देश के भेटतै, अहाँ के गांव के भेटतै, अहाँ के राष्ट्र के भेटतै। मात्र एकटा सफलता से। हम अहाँ सबसे या निहोरा करब या विनती करब, अहाँ सब एकटा ठोस संकल्प जरूर लऽ लिअ है। अपन कर्म क्षेत्र के देखैत, अपन क्षमता के देखैत, अपन सूझबूझ के देखैत एकटा ठोस संकल्प जरूर लऽ लिअ जे आइ हम जे संकल्प लेब, ओहि संकल्प का जीवन भर तक निभाएब वा ओकरा हम हर कीमत पर पूरा करब। एहि संग हम अपन वाणी के विराम दै छी और आगे के संचालन सुनिश्चित करब। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहे छी सांसद जी के। बहुत बढ़िया से बुझौलक हमरा सबके कि जन कल्याण युवा एकता संघ की थिक और ई समाजक लेल कई प्रकार कार्य कऽ रहल अछि, जाहि से हमरा सब समाज उन्नति आ प्रगति के दिशा में और भी फलत फूलत। तो अभी अभी सांसद जी के माध्यम से हम लोग इसके बारे में जाने कि जन कल्याण युवा एकता संघ क्या है और ये किस प्रकार लोगों के लिए कार्य करते हैं, अपने समाजों के लिए और खास करके युवा पीढ़ी के लिए। जो कि इस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमारे अगले जो कमेटी के सदस्य हैं वो है मनोज मंडल जी जो उपाध्यक्ष हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाएंगे उनको हम बुलाना चाहेंगे, वो जो सब कुछ भी रखें युवा एकता। हमारा युवा एकता संघ के जे काम छलै तो अहाँ सब कनी मनी बुझि गेलिए और आगे जे छै हमरा के सोच बहुत आगे जा रहल छै। अगर एहिमे अहाँ सबके कोनो चीज के
पढ़ाई लिखाई में कोनो भी आर्थिक स्थिति अगर अहाँ सबके खराब है छै तो एहिमे हमरा सबसे आबि के मिलू अहाँके सहयोग करबै। तो अभी अभी हमने जाना हमारे उपाध्यक्ष मनोज मंडल जी के द्वारा, उन्होंने जैसे अभी बताया है कि कोई भी बच्चे या सुदूर वर्ग से हो या फिर किसी बड़े घराने से हो, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वो समाज के हित में या समाज के कल्याण के लिए है, तो ये कमेटी सदैव उनके साथ में खड़ी रहेगी। अब इसी अध्यक्ष के अगले मेंबर की तरफ बढ़ेंगे और जो कि इस जन कल्याण युवा एकता संघ कमेटी के कोषाध्यक्ष है श्री बिट्टू मंडल जी, उनको हम यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। उनके लिए जोरदार तालियां। सबसे पहले मैं विजय कुमार और बिट्टू जी की ओर से जन कल्याण युवा एकता संघ की ओर से आप सभी बच्चों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बधाई आप लोगों की सफलता के लिए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सिस्टर सुरेश सर जी, अमरनाथ सर और हमारे जन कल्याण युवा एकता संघ के अध्यक्ष महोदय और सभी साथीगण मेंबर को हार्दिक हार्दिक बधाई, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आप सभी को सम्मानित किया जाएगा। जिस सफलता की आपने हकदार हैं, आपने जिस काबिले से, जिस मेहनत से पढ़ाई की है, अपनी भविष्य की उन्नति के लिए अवसर है। और हमारी जो संस्था है जन कल्याण युवा एकता संघ, इसका एक मुख्य उद्देश्य है जन जागृति, यानी कि चाहे वो सामाजिक हित की बात हो, शैक्षणिक हित की बात हो, चाहे आर्थिक बात हो, हर तरफ से जहां तक यथासंभव मदद की अगर जरूरत होगी, हम लोग तत्क्षण तैयार रहेंगे आप लोगों के हित के काम के लिए। अगर इसके अलावा भी किसी भी तरह की जरूरत हो या मदद की आवश्यकता हो, हम लोगों के लिए आप, क्योंकि यहाँ पर बैनर के नीचे में देखे होंगे एक नंबर भी दिया गया है, उस पर आप फोन घुमा सकते हैं, हम लोग को फोन कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पर उपस्थित होकर आप लोगों की जो जरूरत होगी उसे पूर्ति करने के यथासंभव प्रयास करेंगे। और आज का जो मौका है एक सुनहरा मौका, खास करके युवाओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए, युवा पीढ़ियों के लिए। इसके लिए आप लोग दिल से, मेहनत से पढ़ाई करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपका भविष्य इसी में है। जरूरी नहीं कि किताब पढ़ना या पुस्तक पढ़ना ही विद्या है। आपको जिस क्षेत्र में मन लगा, खेलने में अच्छा लगे या सिंगिंग में अच्छा लगे या किसी भी चीज में या डांसिंग में, वो भी एक विद्या का ही रूप है। आप जिस क्षेत्र में अच्छा करने का कोशिश करेंगे, उसमें आपको दिल लगाकर मेहनत करनी होगी, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो। और मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि बाकी अतिथि भी है, आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहन करेंगे। इसके लिए आप लोगों के लिए मैं बस यही कहूंगा, आपके सुनहरा भविष्य की कामना करता हूँ। जन कल्याण की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बिट्टू जी के माध्यम से सुंदर प्रस्तुति, उन्होंने बहुत ही बढ़िया से डिफाइन किए अपने जन कल्याण युवा एकता संघ को। अब हम युवा एकता संघ के जो अगले कमेटी के मेंबर है, सचिव जो है, आई थिंक सचिव का भी कार्यभार बहुत ही उम्दा होता है किसी भी कमेटी का, मुझे जहाँ तक पता है। तो थोड़ा सा इनका भी एक वक्तव्य ले लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, इसको लेकर कैसे सोचते हैं और हमारी युवा पीढ़ी को किस कदर ये बेनिफिशियल हो सकती है। तो जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करना चाहूंगा मैं रणजीत मंडल जी, सचिव है। हमर नाम रणजीत मंडल, जन कल्याण युवा एकता संघ का हम सचिव छी। और हमर उद्देश्य यह युवा जागो जग जागेगा। और अहाँ सबके जे छै से ये हमर से कहे के तात्पर्य अहाँ सब बहुत बढ़िया जे छै से 10वीं में जे छै से बहुत बढ़िया मार्क्स से अहाँ सब बहुत बढ़िया जे छै से अपन देखेलहुँ हँ। और अहाँ सब आगे जे छै से खूब मेहनत करू, संघर्ष करू। एहिमे हमरा सबके जे छै जहाँ तक जे हेतै, हमसब हमर संस्था जन कल्याण युवा एकता संघ अहाँ सबके साथ छी।
और अहाँ सब अहिना मन लगा कऽ खूब जे छै संघर्ष करू, खूब बढ़िआँ जे छै से, और कोनो तरहके समस्याके लेल 4 गो नंबर पर दे लिअ, अहाँ सब जे छै से कॉल कऽ कऽ हमरा सबके जानकारी दिअ, कोनो तरहके समस्याके हमसब समाधान करबै। और बहुत 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 बढ़िया। तो जन कल्याण युवा एकता संघ के जितने भी कोर कमेटी के मेंबर थे, जो मुख्य रूप से अलर्ट रहते हैं, उन सबों का वक्तव्य जानने के बाद अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि ये एक ऐसी कमेटी है जो एक समाज सुधारक के रूप में हमारे लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे और इस प्रकार की थॉट आइडिया प्रोसेस आए और उन्होंने इन छोटी से छोटी तुच्छ कार्य को भेंट करके इसे एक बड़ी मुकाम और मुहिम देने के प्रयास में है ये लोग। तो आगे बढ़ते रहेंगे, सदैव हम सबका सपोर्ट रहेगा, इसे हम और भी आगे और कुछ स्तर पर देखेंगे। इसी बीच हमारे 2 गणमान्य सर यहाँ पहुँच चुके हैं, तो हम लोग विशेष रूप से उनसे जानेंगे और युवा पीढ़ी को कैसे वो गाइड करते हैं, आज के दिनों में कैसे देखते हैं, हमें कौन से तौर तरीकों को अपनाना चाहिए और किस दिशा में आना चाहिए। इसके लिए बारी बारी से हम दोनों सरों को बुलाना चाहेंगे। सबसे पहले हम आदरणीय सुरेश सर जी को आमंत्रित करना चाहेंगे, वो आए और हम युवा पीढ़ियों को एक सही दिशा निर्देश की कुछ बिंदुओं से रूबरू करवाएं। जोरदार ताली बजाएंगे। सबसे पहले आज आप लोग जो माध्यमिक परीक्षा का या उच्च माध्यमिक परीक्षा में जो आपने सफलता प्राप्त की है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और हमारी ओर से शुभकामनाएं। इसके बाद ये जो आपके सामने में बैनर लगी हुई है जन कल्याण युवा एकता संघ की, इस संघ और इस संघ के जो भी संस्थापक सदस्य या कोर कमेटी के सदस्य हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह का जो कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, इसके लिए इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करेंगे इस संघ से और कोर कमेटी से कि यह पहली है लेकिन अंतिम न हो। हम चाहेंगे कि इस तरह के जो भी आयोजन हो, इसको और भी बेहतर बनाया जाए, विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जाए। छात्र जीवन में छात्र जो हमारे युवा वर्ग हैं, वो कुछ भी अगर किसी भी क्षेत्र में अच्छा करते हैं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और इसके लिए हम इस संघ से आशा करते हैं कि आगे बढ़ करके हमारे ऐसे युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे। और साथ ही हम आश्वासन देना चाहते हैं इस संघ के कोर कमेटी के सदस्यों को कि अगर उस प्रोत्साहन कार्यक्रमों में किसी भी प्रकार की अगर हमारी आवश्यकता इन्हें महसूस होती है, तो ये भी बेहिचक हमारे पास अपना मंतव्य रख सकते हैं, हमें उसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं कुछ देर आप लोगों से डायरेक्ट मुखातिब हो रहा हूँ। ये माध्यमिक की जो परीक्षा है ना, इससे पहले प्रवेशिका कहा जाता था। समझिए एक नई शब्द आ रही है प्रवेशिका शब्द, अब शायद हम लोगों के शिक्षण अधिगम से बाहर हो चुकी है। प्रवेशिका का मतलब होता है कि अब हम वास्तविक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश नहीं किए थे। अब अपने घर में माता पिता से या बुजुर्गों से सुनते होंगे कि जिसका नींव कमजोर होता है, यह नींव क्या होता है? नींव सामान्य तौर पर में हम लोग नींव का अर्थ समझते हैं जो घर बनाते हैं और घर में जो घर का वह हिस्सा जो मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, उसे नींव कहा जाता है। मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, सोचिए, अर्थात वह चीज दिखाई नहीं देता है कहीं। लेकिन अगर आप घर में देखते होंगे, समाज में देखते होंगे, तो यह चर्चा होती है कि नींव मजबूत होना चाहिए, ऊपर में छत कैसा भी हो चलेगा। ये जो 10वीं की जो परीक्षाएं होती है, इससे पूर्व का जो अध्ययन है, जो आप नर्सरी से अगर शुरू किए हैं, पहली वर्ग से अगर शुरू किए हैं, या वर्तमान में जो सरकारी शिक्षा प्रणाली है उसमें आंगनबाड़ी से आप शुरू करते हैं, ये आंगनबाड़ी से शुरू होकर के, नर्सरी से शुरू होकर के 10वीं तक की जो कक्षाएं हैं, वहां तक का जो हमारा शिक्षण अधिगम है, यह सारी की सारी शिक्षा जो है हमारी नींव है। और इस नींव के आधार पर
अब आपको शिक्षा के वास्तविक क्षेत्र में प्रवेश लेना है और इसीलिए आपने प्रवेशिका उत्तीर्ण कर लिए है। हम लोग इसको पहले कहते थे, मैट्रिक की परीक्षा को उत्तीर्ण करने को हम लोग कहते थे प्रवेशिका उत्तीर्ण, इसको लिखा जाता था पहले प्रवेशिको उत्तीर्ण। बाद में इतिहास के साथ साथ शब्द बदला, बहुत सारे शब्द बदलते चले गए। गुरुकुल था, विद्यालय हुआ, स्कूल हो गया, बहुत सारे शब्द बदल गए। पहले गुरुजी हुआ करते थे, फिर शिक्षक हुए, फिर टीचर हुए, फिर मास्टर साहब हो गए, अभी हम फैसिलिटेटर के रूप में हैं। बहुत सारे शब्द बदल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो वह प्रवेशिका भी बदल करके माध्यमिक हुआ, माध्यमिक यानी कि मैट्रिकुलेशन हुआ, और अब हम लोग जो है उसको माध्यमिक के रूप में ही जानते हैं। क्या अमरनाथ जी? सेकेंडरी के रूप में। यहां से आपकी वास्तविक शिक्षा की क्षेत्र शुरू होती है। अब देखिए एक बात होती है, यहाँ पर में बहुत सारे छात्र खुश हो रहे हैं, हम लोग भी खुश हो रहे हैं आप लोगों को देखकर कि आपने अपने प्रवेशिका की परीक्षा में इतना अच्छा रिजल्ट किया है कि हम लोगों की इच्छा होती है कि हम आपको कुछ प्रोत्साहित करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं इस भीड़ से, इस दौर से अलग हैं, आपसे अलग हैं, जो आज आपके साथ नहीं बैठे हैं। वैसे बच्चे हैं आज हैं नहीं, अगर होते तो मैं उन्हें भी दो शब्द कहता। लेकिन देखिए एक बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम आज की इस सफलता से अपने आप को इस कदर मशगूल कर लें, इस कदर अपने आप को हम ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाएं कि हमने बहुत अच्छा रिजल्ट कर लिया, तो हो सकता है कि कल अगर फिर इस तरह का आयोजन हो तो इसमें से कुछ बच्चे उस बच्चे के साथ में हो जो आज यहाँ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह से ये नेगेटिव वर्ड निकल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा हो। आप लोग एक इस तरह से मंच तैयार कीजिए कि अगले बार जब भी कार्यक्रम हो तो इससे ज्यादा बच्चा यहाँ उपस्थित हो इस कार्यक्रम में जो प्रोत्साहन लेने के लिए आया है। मतलब नहीं समझे होंगे? मतलब है कि आप और अच्छा कीजिए, आपको देख करके आपके पीछे वाले, आपके आगे वाले अच्छा करने का कोशिश करें, ताकि समाज में उसे प्रोत्साहित करने का काम हमारे इस संघ के द्वारा किया जाए। आज हम देख रहे हैं कि कुल मिलाकर के मुझको लगता है 20-25 किताब होंगे। कितने किताब लाए हैं चांद जी? 26 किताब है। आप लोग कुछ ऐसा कीजिए कि अगले बार 26 नहीं, कम से कम तो 26 के गुना 52 हो जाए, ऐसा होना चाहिए। अब रही बात, मेरा कुछ मानना है जो हम आपको रूबरू कराएंगे। हम इस गांव में बहुत बचपन से शिक्षण का काम किए, बहुत समय पहले से। जिस समय आपको मालूम होगा कि हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत नगण्य था। नगण्य मतलब अगर पूरे गांव घूमते तो शायद आपको उस समय 1-2 आदमी ऐसे मिलते जो शिक्षित कहे जा सकते थे। उस दौर से शिक्षा में धीरे धीरे विकास हुआ और आज स्थिति ऐसी है कि आज हमारे सामने में कम से कम 26 बच्चे ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी से अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण किए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सुधार कर रहे हैं, लगभग मुझको याद है 1980 ईस्वी से लेकर के 2022 ईस्वी तक लगभग 22 और 20 42 वर्ष 42 वर्ष में शिक्षा का स्तर को हमने बदलते बिगड़ते देखा अपने समाज में। बहुत सा उत्थान पतन हुआ शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन अगर गौर से देखें आप तो 42 वर्ष में आपको हमारे जो ये हमारी अपनी गांव की बात कर रहे हैं, जो अपनी गांव है, इस गांव के परिवेश से बहुत कम बच्चे ऐसे हुए। 42 वर्ष में 42 बच्चे आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो शिक्षा के क्षेत्र में अपने मुकाम तक पहुंच पाए होंगे। सिर्फ उस बच्चे का कमी नहीं रहा, कमी कहीं न कहीं उसके मार्गदर्शन में भी रही। एक बात मेरा मानना होता है कि प्रतिभा का जन्म गांव में होता है। समझ लीजिए, किसी भी चीज में, चाहे शिक्षा की बात हो, खेल की बात हो, दौड़ की बात हो, नृत्य की बात हो, संगीत की बात हो, हर चीज बच्चा यहाँ प्रकृति से अपने आप में वो कला, वो गुण लेकर के जन्म लेता है। लेकिन उसे उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता है, इसलिए वह प्रतिभा अपने गांव की मिट्टी में ही दम तोड़ देती है। आज आपके साथ यह जन कल्याण युवा एकता संघ के साथ खड़ी है और मेरा विश्वास है कि आपकी प्रतिभा को यह संघ टूटने नहीं देगी। आपके प्रतिभा को निखारने के लिए जो भी जरूरत होगी आपको इस संघ की तरफ से आपको मुहैया कराई जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी बात, अब आपकी बात होती है, आप में एनर्जी की कमी नहीं होती है। देखिए, फिजिक्स पढ़े होंगे आप लोग निश्चित तौर पर, प्रवेशिका उत्तीर्ण किए हैं, अच्छे नंबर से पास किए हैं। शायद फिजिक्स में से वो चैप्टर 10th क्लास से हटा दिया है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। एनर्जी का चैप्टर है, ऊर्जा का चैप्टर है, ऊर्जा पढ़े होंगे।
उसमें आप पढ़े होंगे कि ब्रह्मांड में जितने भी कण हैं, जीवित मृत जो भी हो, हर कण में एक ऊर्जा व्याप्त है, हर कण में एक ऊर्जा व्याप्त है, चाहे वह ऊर्जा जिस रूप में हो। आप लोग उसमें पढ़े होंगे कि ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत भी होता है, जिसमें कहता है कि ऊर्जा का कभी विनाश नहीं होता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिणत होता है, बदलता है। आप में भी ऊर्जा है, लेकिन एक बात सोचिए कि हमारे पास ऊर्जा है और अगर हम उस ऊर्जा का उपयोग न करें तो क्या वह ऊर्जा ऑटोमेटिक हमको सफलता प्रदान करेगी? नहीं करेगी। तो आपके पास जो एनर्जी है, आप में जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा का अगर आप सदुपयोग करेंगे, सही दिशा में उसको उपयोग में लाएंगे, तो आपको अपने मंजिल तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचने में प्रकृति भी नहीं रोक पाएगी, ईश्वर भी आपका रास्ता नहीं रोकेगा अगर आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करें। दूसरी बात मैं कहूंगा आपसे कि अभी वर्तमान का जो दौर है, यह प्रतियोगिता का दौर है, कंपटीशन का दौर है। दौर बदलता है, मानक बदलते हैं, आवश्यकताएं बदलती है, और जिस तरह से आवश्यकताएं बदलती है उसी तरह से चयन करने का पद्धति बदलता है। विभिन्न सारे कार्यों को संपादित करने के लिए चयन करने की पद्धतियों को अपनाया जाता है, और आज प्रतियोगिता का दौर है। आज ही नहीं है, फिर मैं आपसे उल्लेख करूंगा, आप लोग मतलब बच्चे हैं, शिक्षित हैं, पढ़ के आए हैं, आप ही के किताबें विज्ञान में एक और थॉट होगा जो आप पढ़े होंगे कि प्रकृति सर्वोत्तम का चयन करती है, शायद डार्विन बात है, नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डार्विन बाद में वाली साइंस, ये आज की बात नहीं होती है। प्रकृति शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जो जितने लोग हैं, असंख्य जीव हैं, असंख्य कण हैं, उसमें जो सर्वोत्तम है वही आगे बढ़ता है, बाकी सब पीछे रह जाता है। आप देखिएगा, कभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, प्रसंग है, कभी आपने बरगद का, पीपल का फल देखा होगा? बरगद का या पीपल का फल देखे हैं? देखिएगा, बरगद का फल जो है इतना बड़ा बड़ा लाल रंग का होता है, और पीपल का फल इतना छोटा छोटा मटर के दाने जैसा होता है। कभी उस फल को तोड़िए और उसके अंदर में देखिए, एक फल के अंदर में असंख्य बीज मिलेंगे आपको, असंख्य, आप गिन नहीं सकते हैं। और कितने छोटे बीज हैं ये आपको शायद दिखाई भी न दे, लेकिन गौर करके देखिएगा, ये सब अनुभव की बात है। मौका मिलेगा, आपके गांव में बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसके फल को तोड़िए, उसके बीज को देखिए, और एक फल के अंदर में कितने बीज हैं उसको चुनने का कोशिश, गिनने का कोशिश कीजिए। और जब बरगद का बीज पकता है ना, तो बरगद के पेड़ के नीचे जाइएगा तो पूरा धरती जो है उसके बीज से पका रहता है, पाँव रखने का जगह नहीं मिलेगा आपको, फल से पका रहता है। जितना फल है, जितना बीज है, आप लोग साइंस में पढ़े हैं कि बीज से जो है क्या होगा, नए जीव की रचना होगी, पढ़े हैं ना? प्रत्येक बीज से एक नए जीव की रचना होती है। कल्पना कीजिए कि एक बरगद में जितने बीज होते हैं, अगर उतने जीव का निर्माण हो जाएगा तो धरती पर बरगद के पेड़ के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, सारे के सारे, माने बहुत सारे, लगभग हम कहते हैं कि वो परसेंटेज की बात छोड़ दीजिए, हम पार्ट पर मिलियन की अगर बात करें तो वहां भी जाकर के बीज अपने जीवन को सफल नहीं प्राप्त कर पाता है। और उसी बीज में से कोई एक बीज जो जुझारू है, जो लड़ना जानता है, जो संघर्ष करना जानता है, वह बीज, बहुत सारे बीज जो धरती पर उपयुक्त वातावरण में पनप नहीं पाता है, उसी में से कोई एक बीज जिसके अंदर में संघर्ष करने की क्षमता है, जो संघर्ष करता है, उसको अगर गौर से देखेगा तो पहाड़ का सीना फाड़ करके वहां पर अपने पौधे का जन्म दे देता है। देखिएगा, पत्थर में देखेगा, मिलेगा आपको, जहां कुछ नहीं मिले जन्म लेता है, वहां पर पीपल का पेड़ मिलेगा, वहां बरगद का पेड़ मिलेगा। आप घर बनाते हैं, 2-4 साल उसको झाड़ू नीपापोती नहीं कीजिए, आपके दीवार को फाड़ करके पीपल और बरगद का पेड़ जन्म ले लेता है, जहां दूसरा कोई पेड़ पौधा जन्म नहीं ले सकता। यह दृष्टांत कहने का मतलब है कि अगर आप अपने एनर्जी का उपयोग करते हैं सही दिशा में, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, सफलता प्राप्त करना। ये दूसरा मंत्र कि यह कंपटीशन, प्रतियोगिता का दौर है, और इस दौर में आपको अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए अपना सर्वोत्तम दान करना ही पड़ेगा। और उसमें ऐसा नहीं है कि आपके पास एनर्जी नहीं है, आपके पास एनर्जी है, उसको उपयोग में लाना है। अंधेरी रात हो, आपके हाथ में माचिस भी हो और मोमबत्ती भी हो, जब तक जलाएंगे नहीं वह उजाला नहीं होगा। ये हो जाएगा? नहीं होगा। उजाला के लिए हम क्या करेंगे? उस मोमबत्ती को माचिस के जरिए जलाएंगे। और देखिएगा कभी अगर वो मोमबत्ती जब बुझने लगती है ना, तो अगर घर में, आपके घर में कहीं, आप लोग तो उस दौर को नहीं देखे हैं, मोमबत्ती या दीप जब बुझने लगता है तो हम लोग हाथ का ओट लगाते हैं कि बुझने ना पाए।
मतलब अपनी एनर्जी देते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए, चमकने के लिए, चमकाने के लिए, उस एनर्जी का प्रयोग आपको शिक्षा में करना है, उसको समझना है कि हमें कैसे आगे बढ़ना। तीसरी बात होती है, आपने प्रतिभा है, प्रतिभा बिखरने न पाए, इसी के लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत है। आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा चीज पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि नियमित तौर पर अगर आप सुबह शाम दिन रात मिलाकर के 4 घंटे की पढ़ाई करते हैं, अभी आप लोग मैट्रिक उत्तीर्ण करें, बाबू जरा सुनो सुनो, अगर समझ जाओगी तो यही टर्निंग पॉइंट साबित हो जाएगा। समझ रही हो हमारी बात? सुबह शाम दिन रात मिलाकर के 24 घंटे के दिन रात हैं, 24 घंटे के, सबके लिए 24 घंटा होता है। किसी के लिए 25 घंटे का दिन रात नहीं होता है, किसी के लिए 23 घंटे का दिन रात नहीं होता है, सबके लिए समान है। उस 24 घंटा में अगर आप नियमित तौर से 4 घंटे पढ़ देते हैं, पढ़ते अपने लिए नहीं, कम से कम हमारे लिए ही सही, अगर 4 घंटे आप पढ़ देते हैं, पढ़ने के लिए तो समय सीमा नहीं है, आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे आपका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर आप नियमित तौर पर में न्यूनतम 4 घंटे की पढ़ाई प्रतिदिन करते हैं अविराम रूप से, तो आप गांठ बांध लीजिए, इस बात को एक मूल मंत्र बनाइए कि आप जो भी लक्ष्य बनाएंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति में आप कभी पीछे नहीं रह सकते हैं। आपको लक्ष्य की प्राप्ति होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। कम से कम 4 घंटे, मगर वह जो शिक्षा होता है, अध्ययन होता है ना, वह अध्ययन होना चाहिए। मनोज जी थोड़ी देर उसको रोक दीजिए, थोड़ी देर रोक दीजिए। ये 4 घंटा आप देखिएगा, कहेंगे कि सर जी हम तो 6 घंटा पढ़ते हैं, हम 8 घंटा पढ़ते हैं, कह सकते हैं। तो ये पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ने का मतलब है, आप देखिए 4-6 घंटा पढ़ते हैं, 4-6 घंटा में, अभी आप लोग मैट्रिक पास किए हैं, बुरा नहीं मानिएगा, थोड़ा सा एक उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण से समझा। मुश्किल से मुझको लगता है कि 2 महीना हुआ होगा या 1 महीना पढ़ाई को विराम दिए हुए। आपको याद है कि आप उसमें से कितना बात को याद रखे हैं जो 10वां में पढ़ के गए थे? उसमें से कुछ विस्मरण में गया, कुछ विस्मरण में गया होगा। देखिए हमारा जो मनोविज्ञान है ना, इसमें स्मरण विस्मरण 2 घटनाएं हमेशा साथ चलती है, हमेशा। और हम जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं ना, 24 घंटा के बाद हमारी जो मस्तिष्क है वो ज्यादा से ज्यादा 20% रख पाती है। जो सामान्य अध्ययन की बात करते हैं, सामान्य अध्ययन में जो सामान्य बच्चे होते हैं, जो जिसका IQ बहुत अच्छा है, हम उसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल सामान्य स्तर के जो बच्चे होते हैं, वह बच्चे जो 24 घंटा में पढ़ते हैं, 24 घंटे के बाद उसके मस्तिष्क में 20% मात्र रह जाती है उसके अध्ययन की, और अगले 24 घंटे के बाद वह 10% पर आ जाती है। जिसका IQ बहुत अच्छा है, हो सकता है कि उसका 24 घंटा के बाद में 90% रह जाए, 80% रह जाए, लेकिन हम ये सामान्य स्तर के बच्चे की बात करते हैं। लेकिन उसी सामान्य स्तर के बच्चे को कभी आप IQ टेस्ट कीजिएगा कि आज से 5 साल पहले अगर किसी ने उसको गाली दिया होगा तो वो उसको आज भी याद होगा। पूछिएगा उस बच्चे को, अरे तू जब 5वां में पढ़े चली तो तोरा फल्ला लड़का गैर पढ़ने रहो, तोरा याद हो तो हमरा याद से हमरा जइया पकड़े थे तैयार बड़ा भूत गिर, अभी भी कहेगा क्यों याद है भाई? पढ़ने की बात हम आज सुबह में पढ़ते हैं, कल सुबह भूल जाते हैं, लेकिन जो कोई गाली दे दिया उसको हम 5 साल 10 साल तक याद रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जन्म जन्मांतर, मतलब कहते हैं हम जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलेंगे। क्यों? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा है तो इसी को समझिए, यही चीज आपका मंत्र है। जो चीज आप मन से सुनिएगा, मन से समझिएगा, जब आप पढ़ रहे होते हैं उस समय अगर आपकी मस्तिष्क, आपका मन संपूर्ण रूप से आपकी पढ़ाई पर है, तो वह उस समय जो आप पढ़ेंगे वह पढ़ाई 20% पर नहीं रुकेगी, वह पढ़ाई आपका 90% आपके साथ रहेगी, कभी भी। और नहीं पढ़ते समय किताब है सामने में, पढ़ रहे हैं, ध्यान है क्रिकेट के मैदान में या खेल के मैदान में या टीवी पर या मोबाइल पर, तो आप 4 के बदला 8 घंटा भी पढ़ेंगे ना तो वो आपके साथ रहेगी नहीं। तो मेरा तीसरा आपके लिए इसको मूल मंत्र मान लीजिए मेरे तरफ से कि 4 घंटा ही पढ़िए, 3 घंटा ही पढ़िए, 2 घंटा ही पढ़िए, जब आपको पढ़ने का मन करे तब ये पढ़िए। लेकिन जब आप पढ़िए तब सिर्फ पढ़िए, उस समय बाकी दुनिया में कुछ नहीं जानिए कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जिस दिन आपने इस लगन को, इस समर्पण को प्राप्त कर लिया, उसी दिन आपकी
लक्ष्य की, मतलब वो अर्जुन वाला कथा याद है ना कि द्रोणाचार्य परीक्षा लेते हैं, सभी शिष्य को बुलाते हैं, पेड़ पर में पक्षी को लकड़ी का पक्षी लटका दिया जाता है, भाई क्या दिख रहा है, अपने शिष्य से पूछते हैं क्या दिख रहा है, तो कोई कहता है उसको पूरा पेड़ दिखता है, कोई कहता है पेड़ पर एक पक्षी दिखता है। अर्जुन से पूछा जाता है कि अर्जुन तुमको क्या दिखता है, तो गुरुदेव मुझे भी पेड़ पर जो है वो पक्षी दिखाई दे रहा, और क्या दिखता है, तो पक्षी का गर्दन दिखाई दे रहा, और क्या दिखता है, तो पक्षी की आंख दिखाई देती है, और क्या दिखता है, और कुछ नहीं दिखता है, तो वेद और लक्ष्य को, और अर्जुन बाण छोड़ता है और पक्षी के आंख में बाण को बेधता है, और वही उसका परिणाम था कि द्रौपदी के स्वयंवर में तेल में घूमते हुए मछली को देख करके उसके आंख में बाण को भेदता है। तो यह लगन होनी चाहिए। आपने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी के 5 गुण होते हैं, पता है ना, क्या सब होता है, क्या सब होता है, एक एक करके बताइए कोई। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काग चेष्टा, 5 गुण मात्र। अल्पाहारी, गृह त्यागी, स्वान निद्रा, बको ध्यानम, काग चेष्टा। अल्पाहारी मतलब नहीं, कम भोजन करेंगे तब तो हमारा शरीर कमजोर हो जाएगा। कम भोजन का मतलब, अल्पाहारी का मतलब होता है कि आप शरीर को जितनी आवश्यकता है उतनी ऊर्जा दीजिए, लेकिन एक बार में इतना नहीं दीजिए कि अब पेट नहीं संभलता है। धीरे धीरे करके खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए, 2 4 5 10 बार। गृह त्यागी, लोग कहेंगे कि घर को छोड़ दीजिए, घर को छोड़ के संसार में बहरा के नहीं बना, मतलब है गृह त्यागी का मतलब होता है कि हम ये जो हमारे चारों तरफ की जो घटनाएं परिघटनाएं समाज में हो रही है उसके तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट कम हो और हम अपनी पूरी की पूरी ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाएं। उसके बाद है स्वान निद्रा। स्वान निद्रा का मतलब होता है नींद हो कुत्ते के समय। तो देखिएगा कि कुत्ते का जो नींद होता है ना वो बहुत पतला होता है, अगर बिल्ली भी उसके नजदीक से जाए ना तो कुत्ते का नींद खुल जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, यह गुण सिर्फ कुत्ता में होता है, बाकी किसी जीव में नहीं। बिल्ली जब चलती है तो उसके पाँव की आवाज नहीं होती। कभी सुने हैं बिल्ली के पाँव की आवाज? कभी नहीं सुनेगा। लेकिन वो बिल्ली अगर कुत्ते के बगल से गुजर जाए, 2 4 5 फीट की दूरी से भी गुजर जाए तो कुत्ते की नींद खुलती है। कुत्ता आंख खोल करके उसको देख लेता है, अगर पहचान गया तो ठीक है, नहीं पहचान गया तो सो जाता है, और नहीं पहचानता है तो तुरंत उठ करके उस पर झपटा मार देता है, भौंकने लगता है। मतलब आपकी नींद भी उसी समान होनी चाहिए कि जरा सी भी आहट हो आपको नींद खुल जाए और आप अपने अध्ययन के लिए बैठ जाए। चौथी बात है बको ध्यान, बगुला के समान ध्यान। बगुला को आप देखे नहीं होंगे, देखे क्या? अभी बगुला दिखाई देता है? बगुला को देखिएगा, ज्यादा समय ले रहे हैं, समय मेरे पास भी कम है, बस 2 मिनट में समाप्त कर देते हैं, तो हमको छोड़ दीजिएगा तो हम दिन भर ऐसे ही रह जाएंगे। बको ध्यानम का मतलब बगुला के समान ध्यान, मतलब वो बगुला को देखिएगा, अगर कभी मौका मिले तो चौर चांचर नदी काट में कहीं पर भी वो पानी में थोड़ा सा पानी वो बैठा रहता है और वो 2 पांव पर नहीं बैठता बगुला कभी भी। जब बगुला अपने ध्यान में होगा तो वो 1 पांव पर में रहता है, उसका 1 पांव उठा रहता है, अब पूरा का पूरा ध्यान वो पानी पर में रहता है। पानी के अंदर में छोटी से छोटी मछली भी अगर थोड़ी सी कहीं हल्की सी चाल दी कि बगुला वहां लपक मारता है और उस मछली को पकड़ लेता है। तो विद्यार्थी का गुण जो है बगुला के समान होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए कि अगर कहीं ज्ञान की चर्चा हो रही है, कहीं अगर शिक्षा की चर्चा हो रही है और वहां से कहीं से भी अगर हमको एक भी शब्द मिलता है सीखने को तो हम तुरंत उसको सीख लें, फिर इंतजार नहीं करें कि हमको कल मौका मिलेगा सीखने का, कल का इंतजार नहीं करना। और अगला गुण आपका है काग चेष्टा। काग चेष्टा भी वही है कि जो कौवा को देखेगा, अगर उसके खाने का चीज है तो वो दूर से ही उस पर ध्यान लगाए रहेगा, जैसा ही उसको देखेगा पलक भर का मौका मिला तो तुरंत उस पर में झपटा मारता है, लेके उड़ जाता है। इसके संबंध में भी एक छोटी सी प्रसंग है, आप सुने होंगे, रामायण में कौवा जो है, कौवा पक्षी का नाम रखा गया था काक भुसुंडी। कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ जान से? काक भुसुंडी माने कौवा को एक बार शक हो गया भगवान राम पर में कि भाई ये आदमी जैसा व्यवहार करता है, भगवान कैसे हो सकता है? जब भगवान राम का जन्म हुआ था 3 4 साल के थे तब, ये भगवान नहीं हो सकते। कौवा जी को यानी काक भुसुंडी जी को शंका हो गया, तो काक भुसुंडी को जो शंका हुआ तो उसको कहा गया कि भाई आपको अगर शंका है तो आप इसका समाधान कीजिए। तो एक दिन वो समाधान करने के लिए गए, तो भगवान राम जो है हाथ में खाने का सामान यानी कि रोटी का एक टुकड़ा लेकर के आंगन में घूम घूम करके खा रहे थे, जैसे बच्चे लोग खाते हैं। काक भुसुंडी आओ देखा ना, तो मौका देखते ही वो झपटा मारा, भगवान राम के हाथ में जो रोटी था वो लेकर के खा गया। प्रसंग तो बहुत आगे है रामचरितमानस की,
मुझे वहां नहीं जाना है। मुझे वहां जाना है कि रामायण में यह दिखलाया गया है, कौवा का चेष्टा ऐसा है कि भगवान भी अगर थोड़ी देर के लिए ध्यान से भटके तो उनके हाथ से उनका प्रिय भोजन वह कौवा लेके भाग गया। आपका ध्यान आगे से आज से वही होना चाहिए कि आप जिस किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जाते हैं वहां अगर भगवान भी बैठा हो और वह कहीं हल्का सा भी चुप करता है तो आप उसके हाथ से छीन करके एक ही रिजल्ट अगर है तो आप अपने झोली में लेकर के आ जाए। यही आपकी कार्य चेष्टा होनी चाहिए। और बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अमरनाथ जी बाकी है कहने के लिए और हमको फिर दरभंगा जाना है। फिर ऐसा कभी मौका मिलेगा हम इस संघ से निवेदन करेंगे कि ऐसा अब कार्यक्रम जो है हर एक साल आयोजन कीजिए और उसमें सिर्फ सफल छात्र को ही नहीं और सफल छात्र को ही भी बुलाइए। मोटिवेशन की आवश्यकता उनको भी होती है, वो भी सुनेंगे, वो भी मोटिवेट होंगे और अगर आप सही मोटिवेट करेंगे तो वह बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस संघ को और आप लोगों का एक बार फिर से जो है ढेर सारी बधाइयाँ, शुभ मंगल कामनाएं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जहां भी हमारी आवश्यकता आपको महसूस हो, जिस किसी भी क्षेत्र में महसूस हो, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा अगर मुझे आपको लगे कि कहीं सुरेश सर की आवश्यकता है तो 24 घंटा हम कभी भी हमारा दरवाजा किसी बच्चे के लिए कभी बंद नहीं होता। ये हमारे किसी भी बच्चे के लिए हमारे दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। और हमारे पास आज शायद आप लोगों को मालूम होगा कि नहीं मालूम होगा, हम आपके बीच में बता देते हैं, हमारे पास में फीस का भी कोई फाउंडेशन नहीं रहता है। आप दीजिए तो भी पढ़िए, नहीं दीजिए तो ज्यादा पढ़िए, ठीक है। तो शुरू से चल रही है परंपरा, इस परंपरा को हम आज भी कायम रखे हुए हैं। हमारी शुभ मंगल कामना आपके साथ है और जहाँ भी हमारी आवश्यकता महसूस हो जरूर हमारे पास आइए, हम भी आपकी सहायता करके अपने आप को गौरवशाली महसूस करेंगे। आइए सुजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, काबिल तारीफ। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम होगी क्योंकि जो 60 लोगों को बोलने का इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इतनी बेहतर स्किल है इन लोगों के पास बोलने का। अनफॉर्चुनेटली मुझे कभी मौका नहीं मिला इनके पास पढ़ने का, लेकिन जहाँ तक मुझे लोगों से पता चला और हमारे विद्यार्थियों से पता चला, बहुत बढ़िया तरीका से बच्चों को और बच्चों के लिए हमेशा से कार्य किए हैं। मुझे यहाँ पर गांधी जी का एक कोटेशन याद आ रहा है। वो कहते थे कि हम जो भी पढ़ते हैं वो हमारे व्यवहारवाद में होनी चाहिए, यानी हम जो भी पढ़े और वो हमारे व्यवहार में अगर यूज आ जाए तो इससे बेहतर पढ़ाई कुछ हो ही नहीं सकती है। पढ़ने का मतलब एक ही नियम है कि वो व्यवहारवाद में इंक्लूड होना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने हम सबको विद्यार्थी के जीवन की हर एक परिचर्चा को पुनः याद दिलाया है कि हमें किस प्रकार से उन 5 जो अहम पॉइंट है उसको ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को, अपने दिशा निर्देश को प्राप्त कर सकते हैं। और ये दिशा निर्देश को प्राप्त करने में ये 5 बिंदु बहुत ही अहम होगी। इन सब बातों के लिए हम पुनः उन्हें एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए, फिर उसके बाद में इसको किया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में उभरते हुए शिकारों को यहाँ जमा किया और हम लोगों को भी अपनी अपनी कंपनी का प्रचार का मौका दिया। धन्यवाद सुजीत जी को और प्रदीप जी को। प्रदीप जी आप आइए अंदर, क्योंकि इन्होंने ठंडा का व्यवस्था किया और आप सभी धूप के इस चाहत दौड़ स्वागत कीजिए इनका। मैं इस तरह के आयोजन के पक्ष में रहता हूँ क्योंकि मुझे ये पता है अगर प्रतिभाओं को निखारना हो तो उन्हें ऐसे पत्थरों से रगड़ा जाए जिससे उनमें चमक पैदा हो। खासकर मैं बच्चों से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं शिक्षकों से ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि अगर शिक्षक अच्छे होंगे तो बच्चा अच्छा होगा ही। शिक्षक को अच्छा होना चाहिए। और बेहतर बात यह है जिस संघर्ष से हम लोग शिक्षक बन पाए वो संघर्ष की गाथा बहुत कुछ आप सुन चुके हैं। हमारी भी एक संस्था हुआ करती थी सरस्वती नवयुवक संघ, जिसे मैंने रगड़ते लिखते सरस्वती टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में परिणत किया। आज परिणाम है कि सरस्वती नवयुवक संघ के अधिकांश मेंबर सरकारी टीचर भी हैं, जो नहीं हैं वो प्राइवेट टीचर हैं। आप लोग भी
पढ़ने के बाद क्या करना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं। सर जी को समझ नहीं होगा, इनको हम भेज देंगे, लेकिन आप लोग भी आज माइक पर आकर ये अपना खुलासा करेंगे कि इस मैट्रिक के बाद आप क्या करेंगे, इस इंटर के बाद आप क्या करेंगे। क्योंकि मैं जिन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ उसमें आपने नंबर अधिक लाया, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कॉपी जांच में था, मैं कॉपी जांच हर साल आता हूँ, उसमें देखता हूँ कि नंबर कैसे आ जाते हैं। और बिहार बोर्ड की आज की जो परिकल्पना है उसमें अधिक से अधिक नंबर देने की परिकल्पना, नंबर आ ही जाते हैं। अगर आप अच्छा लिखेंगे नंबर आपको आएगा। इन नंबरों से होना क्या है यह आपको तय करना है कि अब आप साइंस आर्ट कॉमर्स में जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो क्या ऑनर्स लेकर जाएंगे, और इन सालों की पढ़ाई के बाद आप हासिल क्या कर पाएंगे। क्योंकि वर्तमान दौर जो आर्थिक कठिनाइयों को झेल रहा है उसमें सबसे बड़ी बात हो गई है कि पैसा कैसे कमाया जाए। आप सामाजिक दौर में देख रहे होंगे कि जो कम पढ़े लिखे हैं वो ज्यादा अमीर हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अमीर नहीं है। इसलिए लोग काम करने को भाग रहे हैं और पढ़ाई के साथ कमाई का आइडिया ढूंढ रहे हैं। आपको इसमें से क्या चुनना है। हमने भी एक यूनिवर्सिटी फॉर्म किया इसी भवानीपुर गांव में, जगस्थल में, क्योंकि वहाँ पहले हाई स्कूल हुआ करता था। मैंने देखा कि अगर बच्चों का साइज बढ़ता है, उनका डिवीजन बढ़ जाता है, उनका क्लास बढ़ जाता है, स्कूल का भी साइज कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बढ़ना चाहिए। खासकर जब मैंने देखा कि रोजगार की काफी कमी हो रही है। पहले तो हम लोगों के लिए भी रोजगार नहीं था, पहले प्राइवेट टीचर थे, प्राइवेट डॉक्टर थे, फिर लगा कि नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए अगर यही हादसा होता रहा तो लोग पढ़ाई छोड़ देंगे। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया और साइंस पढ़ने वालों के लिए मैंने ओपन डोर रखा कि बिना नीट का भी आप MBBS कर सकते हैं। जी, कई राज्य ऐसा निर्णय ले चुके हैं और मैं किसी भी नीतिगत निर्णय से बंधा हुआ इसलिए नहीं हूँ। अगर आपको ओपन स्काई में घूमने का मौका मिले तो जरूर घूमिए। जैसे कोरोना के दौर में दुनिया ने साबित किया कि आप बिना स्कूल गए भी पढ़ सकते हैं। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। अब तो किसी को कॉलेज जाने की कोई जरूरत नहीं रही और सन ब्राइट ट्यूटोरियल PK कोचिंग जैसे कई कोचिंग हर गांव में मौजूद हैं, जहां आप 1 घंटा जाकर पूरी पढ़ाई कर लेते हैं और 80% प्लस मार्क्स पास हो जाते हैं। ये आपकी प्रतिभा है, इस पर किसी का कोई हक नहीं है। लेकिन आपको यह भी सोचना होगा कि इससे आपको फायदा हो, आपके परिवार को फायदा हो और हमारे समाज को भी फायदा हो। इस पढ़ाई के बाद आप कैरियर में क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ कि पढ़ाई के दौर में रुपयों की बहुत जरूरत होती है। आप जैसा निर्णय लीजिएगा उतना खर्चा वाला निर्णय आपको करना पड़ेगा। इसी बीच में आपका कंपटीशन होता है प्राइवेट स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के साथ, जो महीना में हजारों रुपये खर्चा करते हैं, और संघर्ष होता है उन बच्चों के साथ जो महीना में कुछ हजार रुपया कमाना चाहते हैं। यह दौर खत्म नहीं होगा। आज शिक्षा चौराहे पर खड़ी है, चौराहे पर खड़ी है वहाँ जहाँ सरकार भी प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं। शिक्षा को निजीकरण में झोंक दिया गया है। हो सकता है कुछ दिनों के बाद या 1-2 सालों के बाद सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं और सिर्फ प्राइवेट ही रहे। उनका ब्रांड अच्छा होगा लेकिन कीमत भी बहुत अच्छा होगा। तब जो ये मिडिल क्लास या निम्न वर्गीय लोग पढ़ना चाह रहे हैं उनका क्या होगा, यह सोचकर हम लोग, यह जो शिक्षक के पैनल बैठे हुए हैं, हमने यह निर्णय लिया कि नहीं, ग्रामीण छात्रों को भी पढ़ने के लिए उच्च स्तरीय कॉलेज और यूनिवर्सिटी गांव में होना चाहिए। क्योंकि आज तक क्या हुआ कि गांव ने शहर की गुलामी किया। पढ़ाई के लिए कहाँ जाएंगे? दरभंगा। दरभंगा वाला कहाँ जाएगा? पटना। अब पटना वाला कहाँ जाएगा? दिल्ली। पटना वाला पटना में नहीं पढ़ता है और दरभंगा वाला दरभंगा नहीं पढ़ता है, जैसे गांव वाला गांव में नहीं पढ़ना चाहता है। लेकिन यह बीती बात हो गई। टेक्नोलॉजी ने इन सारी बातों को खत्म कर दिया। अब आप एक मोबाइल से कई ऐप्स के सहारे अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास पढ़ने का मादा होना चाहिए। मैं यहाँ इस कोचिंग में इस कार्यक्रम से पहले 15 अगस्त में आया था। काफी शोर था, काफी भीड़ थी। भीड़ को आप गंभीर बात नहीं सुना सकते हैं। गंभीर बात सुनने के लिए गंभीर लोग होने चाहिए, गंभीर श्रोता होना चाहिए।
उस दिन मैं अपनी बात कह नहीं पाया था। मैंने सिर्फ 2 बात को फोकस किया कि आयोजकों को भी और शिक्षकों को भी अपने स्टूडेंट को डिसिप्लिन रखना होगा। यह बात अब आप भी समझ लें। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा और आपको मैनेज होना होगा। अगर आपको यहाँ बुलाया गया है, सिर्फ हमारा स्वार्थ नहीं, आपका भी स्वार्थ है। दूसरी बात, ऐसे आयोजन में अगर आपको बोलने का मौका मिले, आप कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे और कितना बोलेंगे। तो हम आज ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक बात हमको ये चंद्रेश्वर सर कहे हैं कि एक नई शिक्षा नीति आई है, 2020 में लागू हुई है। उसमें 2-3 गंभीर बातें कही गई है। दो बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अब कॉलेज में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात आ गई है कि अब आप साइंस, आर्ट, कॉमर्स नहीं भी पढ़ेंगे तो भी काम चलेगा। कहा जाता है कि फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। तब चिंता की बात यह होगी कि ये जो नीट की कहानी हो रही है कि कोटा जाना पड़ेगा और क्वेश्चन आउट होगा और तब एमबीबीएस एडमिशन होगा, उनका क्या होगा? उनका तो पूरा व्यवसाय धराशायी हो जाएगा। और आर्ट वाले भी एमबीबीएस पढ़ेंगे और कॉमर्स वाले भी इंजीनियर्स बनेंगे। ये आपको नई शिक्षा नीति की नई बात है जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। चूंकि हम शिक्षक हैं इसलिए सीधे आपको मैं पटक रहा हूँ। आप 5 साल के बाद जब समझदार होंगे तब तक आपका दौर चला जाएगा, आपको ये बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं फिलहाल पीएचडी में ग्रामीण शिक्षा पर नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर शोध लिख रहा हूँ। इसलिए ऐसे आयोजनों में बच्चों के मुंह से जो बात सुनता हूँ उसको अपने शोध में लिखता हूँ। और महिला शिक्षा की ओर भी मेरा ध्यान है। तो एक दौर था तो स्कूलों में लड़कियां नहीं हुआ करती थी। हम जब मैट्रिक स्टूडेंट थे हमारे बैच में एक भी लड़की नहीं थी। 90 बॉयज थे लेकिन गर्ल्स एक भी नहीं थी। धीरे धीरे दौर बढ़ा। आज मैं गर्ल्स स्कूल में हूँ जहाँ अच्छी प्रतिभाओं का भी बहुत वहाँ आना जाना रहता है। हमारे यहाँ इस बार जो मैट्रिक में टॉप की है वो 447 नंबर लेकर आई है और इंटर में 464 नंबर लेकर आई है। तो लड़कियां भी कम प्रतिभाशाली नहीं होती हैं। बशर्ते कि आपको पढ़ाई के साथ घर के कामों को भी करना है, सामाजिक संतुलन भी बनाना है और लड़कों से भी ये अपेक्षा की जाती है कि आप घर के काम को अवॉइड करके आप शिक्षा लेते हैं तो वो शिक्षा आपको बोझ हो जाएगा। क्योंकि पढ़कर ही सारा काम नहीं किया जा सकता है। जो लोग नहीं पढ़े वो सब बुर्बक नहीं है, वो अपने अपने जीवन के सफल लोगों में से आज भी गिने जाते हैं। उनकी कमी सिर्फ ये हुई उनको स्कूल जाने लायक फीस नहीं मिला इसलिए वो स्कूल नहीं गए। लेकिन आज वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं और अपने बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं। जब अभिभावक अच्छा बनाना चाहते हैं तब सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। रोजगार आप ढूंढिए, पकौड़ा बेचिए, आत्मनिर्भर होइए, मुद्रा लोन लीजिए और अपना व्यापार चालू कीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं आप अपना करियर शुरू करें मैट्रिक के बाद या एजुकेशन अगर आप इंटर के बाद करना चाहते हैं तो आपको एक गाइडेंस की जरूरत है जिसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं। डॉक्टर रोगी को यह सजेस्ट करता है कि आपको कौन सी दवा खाना चाहिए क्योंकि वह उनकी कमजोरियों को पता लगाते हैं। उसी तरह हम लोग बच्चे के स्टूडेंट के चॉइस को ध्यान में रखकर उनको कोर्स ऑफर करते हैं। आपको बीएड करना चाहिए या इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए या अगर आपके गार्जियन अफोर्ड करेंगे तो आपको कलेक्टर भी बनना चाहिए। लेकिन पहले तो अफोर्ड करेंगे तब। सिर्फ सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती हैं। मंजिलों के हासिल करने के लिए संसाधन का होना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए कोई भी फैसला लेने में आप संसाधन का जरूर ध्यान रखें। सुविधाएं अब हर जगह है। कोई ये नहीं कह सकता है कि पटना वाला ही कलेक्टर बनेगा। हमारे न्योरी से हमारे एचएम का बेटा बीपीएससी किए, बिरौल से 4 बीपीएससी जब सेम ईयर में हुआ उसमें 2 गर्ल्स भी। तो मुझे लगा कि नहीं गांव में भी प्रतिभा के लिए जगह है और इतने संसाधन भी हैं कि लोग इसे कर सकते हैं। मजबूत इरादा तो होना ही चाहिए। तो छात्रों मेरा आपसे अनुरोध है कि ये सभी शिक्षक आपके मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध हैं। मैं भी हूँ क्योंकि मेरा क्षेत्र थोड़ा शोध यानी बीएड और पीएचडी। मैं अधिक स्टूडेंट को प्रेरित करता हूँ कि आप अपने से जूनियर्स को वो जरूर दें जो आपके पास है, फिर हम आपको वो देंगे जो हमारे पास है। क्योंकि सब अगर एक ही तरह की खेती करेंगे तो दुकान नहीं चलेगा।
अलग अलग दुकानों में अलग अलग सामान बिकनी चाहिए, तब मार्केट सजा धजा रहता है, नहीं तो मार्केट में मार हो जाता है। तो आप लोग अपने कैरियर्स को संभालने के लिए अब जिम्मेदार हो चुके हैं। एक दौर था जब लोग मैट्रिक पास करता था और उनकी पढ़ाई खत्म हो जाती थी। मैट्रिक पास ही एक टीचर हो जाते थे। पहले शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए प्रारंभिक योग्यता मैट्रिक ही था और 1 साल या 2 साल का प्रशिक्षण, फिर इंटर हुआ। तो जो इंटर हुए, आप भी अब एक टीचर हुए, आप भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब आप अब कमा सकते हैं और कमाने का द्वार आपका खुल चुका है। फिर जो डिसीजन आप लीजिएगा उसमें आपके गार्जियन की सहमति या आपकी समाज की सहमति भी रहेगी, क्योंकि उनका मानना होगा कि नहीं, आपने अपना निर्णय लेने का हक हासिल कर लिया है। दूसरी बात, अगर आप पढ़ाकू हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा अनर्गल काम नहीं करें जैसे सिगरेट पीते हुए जाना या दारू का नशा लगाना या नशेबाज हो जाना। वेरी बैड। जिस बीज में ही घुन लग गया होगा उस बीज से वृक्ष हो सकता है, यह कल्पना करना बेईमानी है। अगर आप दूसरे को देखते हैं तो मना मत कीजिए। यह अभी ये सुगर गुटखा खाने का जो प्रचलन बढ़ा है, क्या इससे बीमारी नहीं होता है? इससे बीमारी होता है, तुरंत पता नहीं चलता है, लेकिन जब बीमारी हो जाता है तो डॉक्टर को पता चलता है ना, उसका इलाज कितना महंगा होता है। यानी हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए, सभी को, नॉन सिर्फ स्टूडेंट को, टीचर्स को भी। और अगर टीचर आइडियल होंगे, स्टूडेंट को आइडियल होना पड़ेगा। हम लोग माता पिता को ज्यादा परेशान अब इसलिए नहीं कर सकते, उनकी जिंदगी अपनी है, वो हमारे पास अपने बच्चे देते हैं, हमें बच्चे को तराशना होता है। अगर सच्चा समझदार होगा तो अपने माता पिता को भी समझदार बनाने में हेल्प कर सकता है। और ज्यादा बात करने का भी वक्त नहीं है। मैं आप लोगों से भी अपने करियर के बारे में सुनना चाहता हूँ कि आपका क्या इरादा है, आप क्या बनना चाहते हैं। अगर आयोजक के पास समय हो, हमारे पास काफी समय है, तो आप भी अपने अपने मन की बात को यहाँ निकालें। मंच है, इतने सुनने वाले हैं और इतना अच्छा माइक भी है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय बात। शिक्षकों के जीवन के लिए, बच्चों के जीवन के लिए और भविष्य का निर्माण करने के लिए जिस हिसाब से अमरनाथ सर जी के भाषण ने हम सबको प्रेरित किया, इनके लिए हम लोग सदैव सहृदय से आभारित रहेंगे। एक बार जोरदार ताली दीजिए।
हेलो, थोड़ा ध्यान देंगे, बैठ जाइए। बस लास्ट के आखिरी पड़ाव में हम लोग, इसी के साथ हम लोग सारे भाषण को समाप्त करेंगे। तो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के सिलसिले की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। तो हम यहाँ पर पार्टिकुलराइज करके सभी को आमंत्रित करेंगे और सभी शिक्षक महोदयगण, गणमान्यगण हमारे छात्रों को सम्मानित करेंगे। यहाँ बैठे सभी वरिष्ठगण, शिक्षकों और जो यहाँ के अतिथिगण हैं, उनको तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, सप्रणाम करता हूँ। और जो मेरी जर्नी रही है इस टॉपर बनने की, तो वो एक अच्छे मेहनत, लगन और शिक्षकों की सहायता व जो मेरे वरिष्ठगण हैं, माता पिता हैं, उन सबका श्रेय रहा है। और जो ये संगठन बैठाया गया है, जन कल्याण युवा जो समिति है या संगठन है, इनका जो पर्पस है समाज में अपना जो एक मानव कल्याण, उनको आगे बढ़ाएं। और जो कोई भी स्टूडेंट है अपना किसी आर्थिक प्रॉब्लम या किसी भी क्षेत्र का प्रॉब्लम है, तो इनसे वह संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और इसमें हम चाहते हैं जो जागरूक होना सबसे पहली और अहम भूमिका रहेगी। और इसके बाद जो मेरी जर्नी है इसमें, तो मैं पूरे दिन में शुरुआत से ही 4 से 5 घंटे वैसे पूरे पढ़ता चला गया। उसके बाद जो अपनी केयर को थोड़ा और मोटिव किया, उसके बाद जो शिक्षक थे वो अंततोगत्वा हमारी मदद के पीछे खड़ा था और जो मेरी मेहनत थी उसने मेरा साथ दिया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने श्रेय जो मेरे श्रेयता है वो शिक्षकों, मातागण और जो कोई भी वरिष्ठगण है उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मेरे जूनियर हैं या जो मेरे साथी हैं वो भी अच्छे करें अपने भविष्य में, क्योंकि अगर किसी का रिजल्ट कम हुआ या कोई भी परिस्थिति आई तो सब कुछ 10th या 12th ही नहीं है, बल्कि आगे भी अपना फ्यूचर है। तो फ्यूचर में कुछ करने का भी एक मौका मिलता है। तो वैसे मैं एक सीए बनना चाहता हूँ और अपने देश की अर्थव्यवस्था को निखारना चाहता हूँ। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए काबिल तारीफ। अभी हमने मुकेश कुमार जी का इनके भविष्य को लेकर के इनकी जो प्लानिंग है वो किस प्रकार सोचते हैं और लाइफ को किस तरह से देखते हैं। एक विद्यार्थी की सबसे जो अहम बात होती है उनकी गुणशीलता और शालीनशीलता ही सब कुछ होती है। जिस तरह से इन्होंने इन बातों को पेश किए और सबसे बड़ी चीज जो क्रेडिट है इन्होंने अपने माता पिता और गुरुजनों को दिए, इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे हम लोग। और इसी सिलसिले में हमने देखा जाना कि किस प्रकार इनका मोटिव है कि आगे बढ़ के हम सीए के तैयारी करें और देश हित में देश के कल्याण के लिए अपना योगदान दें। बहुत बढ़िया। मैं आपका शुभचिंतक और मैं चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य को, मुहिम को प्राप्त करें और सदैव अपने देश, अपने समाज और लोक कल्याण के लिए कार्य करते रहें। जोरदार ताली बजाएंगे मुकेश कुमार जी। सबसे पहले तो मैं युवा एकता संघ को धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है, और शिक्षकगण को भी धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मेरा जर्नी कुछ खास नहीं रहा हुआ था, क्योंकि बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो मैंने फिर भी अच्छे से पढ़ाई किया, जितना हो सका मैंने किया, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। तो मैं सोचता हूँ हर एक स्टूडेंट के साथ क्या ऐसा ही होता होगा, हाँ होता होगा, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ, लेकिन हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता होगा। सब अच्छे से पढ़ते होंगे, अच्छे से अपना भविष्य के लिए तैयारी करते होंगे, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा खास नहीं रहा। तो मैं सोच रहा हूँ कि 10th और 12th ये एक मतलब जरिया है। मतलब 10th और 12th में अच्छा मार्क्स नहीं हुआ हो, लेकिन आगे आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ करने के लिए है आपके पास। और मेरा कुछ खास नहीं है बनने का, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूँ, बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ।
मेरा एक ही सोच है, अगर मैं नौकरी करूंगा तो सिर्फ अपने परिवार का पेट पाल सकता हूँ, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो कहीं 10 परिवार को नौकरी पर रखूंगा और उनका भी पेट पाल सकता हूँ। बहुत बढ़िया। और जैसे कि इन्होंने बताया, इनके 2-3 बातों को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। इन्होंने बताया कि सब कुछ 10th-12th ही नहीं होता है, और अगर आप कम मार्क्स या अधिक मार्क्स अचीव करते हैं 10th-12th में, तो वो भी डिसाइड नहीं करता है कि आपकी जो जर्नी है वो कहाँ जाएगी। क्योंकि अच्छे अच्छे नंबर लाने वाले भी मिस गाइडेंस के कारण या फिर अच्छे गाइडर न मिलने के कारण वो स्लिप कर जाते हैं, जिससे वो अपने भविष्य को तो दांव पे लगा ही देते हैं, उनके साथ साथ अपने साथ कई और भी सहपाठियों को भी उसमें डुबो देते हैं। और हम निरंजन जी को बताना चाहेंगे कि आप मायूस ना हो, ये नंबर तो बस एक खेल है जो आती है जाती है। यहाँ पर मुझे याद आ रहा है श्रीनिवास रामानुजन जी का एक कोटेशन नहीं, उनकी लाइफ की एक स्ट्रगल है जो मैं बताना चाहूंगा, शायद आप जानते हैं कि नहीं। तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ और ये बहुत बड़े मैथमेटिशियन के रूप में पूरे वर्ल्ड में मैथमेटिक्स डे के नाम से इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो और ये ब्राह्मण थे। अब मैं बता रहा हूँ इनका एक स्ट्रगल। तो जब ये हाई स्कूल में क्लास में पढ़ रहे थे तो ये मैथ में 100 नंबर लाते थे और विषय में फेल हो जाते थे। तो इनका ये स्ट्रगल बार बार रहा, जिसके कारण इनके जो सलाहकार रहे उन्हें बताते भी रहे कि अगर आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो आपको सभी में पास करना पड़ेगा। तो वो और विषयों को फिर भी वैसे ही देखते थे, लेकिन मैथ से इनका बहुत लगाव रहा। अंततः इन्होंने इनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जैसे जगहों पर जाने का मौका मिला और वहां पर रिचर्डसन के संपर्क में या और भी जो व्यक्ति थे उनके संपर्क में आए, स्कॉलरशिप पर उन्होंने पढ़ाई किए और भी विभिन्न प्रकार के थ्योरम वगैरह वगैरह को प्रतिपादित किए। तो बस हम ये दिखा रहे हैं कि कैसे उस समय के लोग थे जिनके पास पैसा ना होने के कारण भी वो आगे बढ़े और बढ़ चढ़ के हर एक वो चीज कर लिए जो वो करना चाहते थे। हमारे पास आज के दिनों में पैसा है, पावर है, सब कुछ है, बस एक ही चीज की कमी है, वो है हमारे सही दिशा निर्देश देने वालों की। आजकल के युवाओं का भी थोड़ा ये है कि वो अपने से वरिष्ठ नागरिकों के समक्ष ना ही उनसे आंख मिलाना चाहते हैं, ना ही उनके समक्ष बैठ के 2 बातें करना चाहते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं बच्चे, वो भी चाह रहे हैं कि जितना जल्दी यहाँ से छूट जाए तो निकल जाए, बशर्ते कि वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आज मुझे एक मौका मिला है इन सबों को सुनने का। थोड़ा जानते हैं कौन व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रखते हैं और क्या हम लोगों को दे सकते हैं। तो हमने 2 लड़कों को बुलाया और उनके वक्तव्य को जाना। टाइम के अभाव में हम कुछ लड़कियों को भी बुलाते हैं और उनके वक्तव्य को जानते हैं। आप है राधा कुमारी, वो आएंगी और वो बताएंगी कि उनका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है और वो क्या सोचती है और वो अपने भावी लाभ में क्या करना चाहती है। राधा कुमारी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। देखिए, ये कहना चाह रही थी कि मेरी टारगेट को लेकर कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं तय की गई है, लेकिन ये जरूर है कि वो आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, नेक्स्ट हम बुलाते हैं काजल कुमारी को। काजल कुमारी आए और वो अपने भविष्य को लेकर किस प्रकार चिंतित है या कैसे देखती है अपनी जर्नी को, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। काजल मेरी गुरुजन को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और जन कल्याण योजना चलिए